नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता होगा कि डीयूईटी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के अपन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसमें अपनी सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, उसमें वन बाय वन अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे रिंग थ्योरी के, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर ऑफ आइडियल्स पे, इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी और फील्ड की प्रॉपर्टी पे, और एक अच्छा सा रिजल्ट है इंपॉर्टेंट की पॉइंट, इसको आप नोट डाउन कर लेना। इस रिजल्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम आएगा। इन सब की बात करेंगे। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो अगर आपने देखा होगा कि अपने टोटल लगभग इस वीडियो के साथ अपने 36 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अपन ने 19 क्वेश्चन तो रियल के सोल्व कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन है वो ग्रुप थ्योरी के सोल्व कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन है वो लीनियर अलजेब्रा के कर लिए हैं, और 4 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल्स के कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में अपन 5 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो टोटल ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये तो 12 और 9 19 31 प्लस 5 यानी कि 36 क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। इसमें एक क्वेश्चन है वो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। बाकी दो नंबर थ्योरी के थोड़े टिपिकल क्वेश्चन थे तो उनको अपन नहीं देख रहे। एक जो सिंपल सा क्वेश्चन है उसको अपन देख लेंगे। और जो नंबर ऑफ आइडियल और प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल डोमेन ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिंग थ्योरी से, और ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इस बार के जो पेपर में है वो इरेड्यूसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी पे क्वेश्चन है ना वो नहीं पूछा गया है, लास्ट वीडियो में पूछा गया था लास्ट ईयर में। तो ऐसा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी देखिए। इसमें दो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं, उन पे बेस्ड रिजल्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद अपना एक ओडीपीडी का पार्ट बचेगा। तो अगर ओडीपीडी हो जाएगी तो अपने 36 प्लस 10-11 क्वेश्चन हो रहा है, वो तो लगभग आउट ऑफ 50 अपन 46-47 क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जो अपन नहीं देखेंगे। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन सीरीज पसंद आ रही होगी। जैसा भी आपका रिस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल किया जाएगा। तो अपन आज की इस वीडियो के क्वेश्चन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये नंबर थ्योरी का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। द पॉजिटिव इंटीजर दैट लीव्स रिमाइंडर 2 3 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 7 रिस्पेक्टिवली। अब 3 से डिवाइड करने पे 2 आना चाहिए, शेष बनाना चाहिए, 5 से करने पे 3 और 7 से करने पे 2। तो आप देखो 3 से डिवाइड करने पे 2 कहाँ कहाँ रह रहा है। देखो 58 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1 ही रिमाइंडर रहता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और 44 को करोगे तो ये पॉसिबल है, 38 भी पॉसिबल है, और 23 भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब थर्ड वाले से तो सिर्फ एक ही आपसे क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। अब अपन बात करते हैं 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचना है, 3 बचना चाहिए। जब ये तो है ही नहीं तो ये तो होगा नहीं 5 से करने पे भी। और 5 से करने पे 3, यहाँ पे तो क्या 4 से हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दो पॉसिबल है किससे, 5 से, क्योंकि इसमें भी 3 रिमाइंडर आ रहा है इसमें। अब अपन 7 की बात करें तो जब ये नहीं है, जब इन दो के लिए ये नहीं है तो 7 के लिए ये भी नहीं होगा। अब 8 से डिवाइड करने पे आपके पास 2 बचना चाहिए, पर जब आप 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 बचता है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब 7 से डिवाइड करने पे 2 बचने वाला क्या, 23। तो 23 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 7 से डिवाइड करोगे तो आपको वापस से 2 बचेगा। तो द रेस्पेक्टिव द नंबर क्या आ जाएगा, 23। तो ये तो बड़ी सिंपल बेसिक मैथ है 6th-7th क्लास की, तो आप इजीली कर देंगे। तो 23 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, यानी जिसके लिए आपको कोई भी नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप नंबर थ्योरी की वो थ्योरम पढ़ के जाएं या ये पढ़ के जाएं, बट एटलीस्ट आप नंबर थ्योरी के मतलब 2 वीडियो डाले हुए हैं, वो 2 वीडियो प्लस पीवाईक्यू तो जरूर करके जाएं, क्योंकि उन 2 वीडियो में 3 थ्योरम है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, सीआरटी थ्योरम है, और ऑयलर फर्मट थ्योरम है, और एक फर्मट थ्योरम है। ये 3 थ्योरम तो आप देख के जाएं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसको किससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो आपसे इजीली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था तो आपको समझ आ गया, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रिंग थ्योरी का है। वो क्वेश्चन क्या है, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि लेट R be a ring and S be the set of all distinct homomorphic image। R क्या दे रखा है आपको, रिंग दे दी कोई भी, और S a set of all distinct homomorphic image up to isomorphism of R। if cardinality of S equal to n then the number of ideal of R is। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट इसमें अच्छा लग रहा है, तो तभी तो बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं ना टिप्स एंड ट्रिक्स, ट्रिक्स बोलते हैं, सुपर डुपर ट्रिक्स, क्या जो भी टिप्स होती हैं, तो यहाँ पे टिप्स सारी फेल हो जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होता है, तभी आप कर पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कोई भी ग्रुप लेते हैं, ग्रुप होमोर्फिज्म की बात करते हैं कि एफ कोई ग्रुप होमोर्फिज्म है जी से, तब अपन क्या करते हैं कि आप जैसे फैक्टर ग्रुप जी बाई एच डिफाइन करते हो, तो एच की क्या कंडीशन होती है कि एच क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तभी आप इसको क्या डिफाइन कर पाते हो जी बाई एच। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने पढ़ा हो कि जी अपॉन कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज एफ, ऐसा अपन पढ़ते हैं ना, जी अपॉन कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज एफ। तो अगर जी से जी पे जितनी भी आइसोमॉर्फिज्म या इमेज एफ पे होमोमॉर्फिज्म जो भी होगी वो कर्नल एफ के साथ आइसोमॉर्फिक होगी, और कर्नल एफ आपको पता है क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो यानी कि जितने नॉर्मल सब ग्रुप होंगे या कर्नल होंगे उतनी क्या बनेंगी, आइसोमॉर्फिज्म बनेंगी। तो सेम कहानी रिंग थ्योरी में क्या होती है, अगर आर कोई रिंग है, आर से आर पे अगर आपको फाई रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं, तो आर अपॉन कर्नल फाई इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज फाई।
या इसको अपन ये अप टू आइसोमॉर्फिज्म है तो ये आर भी हो सकता है या इसका सबसेट हो सकता है, दोनों काम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना इसने अप टू आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज लेंगे तो अपन इमेज ऑफ फाई ले लेंगे, और अगर आइसोमॉर्फिज्म करेंगे तो अपन आर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो अगर अपन फैक्टरिंग आर बाई आई डिफाइन करते हैं तो आई का क्या होना जरूरी होता है, आइडियल होना जरूरी होता है। इसी का मतलब क्या हो कि आर अपॉन कर्नल फाई अपन ये डिफाइन करेंगे तो करस्पोंडेंस थ्योरम से ये कर्नल फाई क्या होता है, आइडियल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि आप क्या करो, एक फाई आई डिफाइन करो। फाई आई कहाँ से, आर से, आप इसको आर पे डिफाइन कर दो। फाई आई का मतलब फाई वन आई टू आई थ्री। अब अपन को क्या बोला है कि होमोमॉर्फिक इमेज अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, एन होंगी, यानी कि ऐसे फाई आई कितने डिफाइन होंगे, आई इक्वल्स टू 1 टू लेके एन होंगे। अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि होमोमॉर्फिक इमेज है वो सेट एस में आ रही है, कार्डिनलिटी ऑफ एन दे रखी है, एन होंगी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि आर अपॉन कर्नल फाई ऑफ आई इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज फाई आई बोल दो, या मैं इसको आइसोमॉर्फिज्म वाला केस हो जाएगा तो ये इक्वल टू आर भी आ जाएगा। अगर आइसोमॉर्फिज्म वाला केस नहीं तो इमेज फाई आएगा। अब कर्नल फाई आई अपने को पता है कि आइडियल होता है, और रिंग होमोमॉर्फिज्म यही बोलती है दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे, तो जितने कर्नल फाई आई होंगे उतने ही क्या होंगे, आइडियल होंगे। अब कर्नल फाई आई कितने होंगे, जितनी होमोमॉर्फिक इमेज होंगी, और होमोमॉर्फिक इमेज कितनी दे रखी है, एन दे रखी है। इसका मतलब जितनी आइडियल कितनी हो जाएंगी, एन हो जाएंगी। कैसे हुआ ये, क्योंकि ये अपन को पता है कि जितने आइसोमॉर्फिज्म होंगे, नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म तभी उतनी होंगी जितने कर्नल फाई आई होंगे, और कर्नल फाई आई अपन को पता है कि आइडियल होने चाहिए यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, जितने कर्नल फाई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग थ्योरम, करस्पॉन्डेंस थ्योरम यही तो बोलती है कि ये जितनी आइसोमॉर्फिज्म होंगी उतने कर्नल होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक हो गए ना, कि भाई कितनी होमोमॉर्फिज्म इमेज। अब ये होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म तो दोनों बात एक इसलिए हो जाएगी कि अगर होमोमॉर्फिक होगा तो अपन इमेज फाइल ले लेंगे, और अगर आइसोमॉर्फिक होगा तो अपन इक्वल टू आर लेके चल लेंगे। और ये अपने को कितनी दे रखे हैं, नंबर में एन दे रखे हैं, और सारी की सारी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। तो इसका मतलब जो कर्नल फाई आई यहाँ पे जितने भी कर्नल फाई आई आएंगे वो कितने आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, तो वो भी कितने आएंगे, एन आएंगे। और अपन को पता है कि फैक्टरिंग डिफाइन करने की कंडीशन यही होती है कि अगर आप फैक्टरिंग अगर आर बाई आई करते हो तो ये आई क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। और ये अपन को पता है कि कर्नल फाई आई कितना होता है, क्या होता है, आइडियल होता है। तो कितने कर्नल फाई आई मिलेंगे, जितनी आइडियल होंगे, और वो कितनी होंगी, एन होंगी, इसलिए आइडियल कितनी हो जाएंगी, एन हो जाएंगी। तो यहाँ पे पूछा ना, देन द नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ आर इज इक्वल टू एन, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको करस्पोंडेंस थ्योरम का ध्यान रखना था, क्योंकि आपको पता है ये दो चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर आप फैक्टर ग्रुप डिफाइन करते हैं, फैक्टर ग्रुप के लिए आपको पता है कि बेसिक कंडीशन यही होती है कि जी बाई एच में एच को क्या होना पड़ता है, नॉर्मल होना पड़ता है। और अगर अपन फैक्टर रिंग की बात करें तो फैक्टर रिंग में अपन क्या जानते हैं कि आर बाई आई होता है, और यहाँ पे ये जो भी नीचे होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, आइडियल होना चाहिए। और इस थ्योरम में अपन ने क्या करा कि अपन को फाई आई अपन को नंबर ऑफ होमोर्फिज्म दे दी, आर से आर पे कितनी दे रखी है अपन को, एन दे रखी है। और ये आइसोमॉर्फिज्म भी हो सकती है क्योंकि इसने दोनों को शामिल कर लिया। आप किसी की लैंग्वेज देखेंगे तो आपको दोनों एक साथ दिख जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है होमोमॉर्फिक इमेज अप टू आइसोमॉर्फिज्म, वो कितनी है, टोटल एन है। तो इसका मतलब क्या, अगर आप होमोमॉर्फिक इमेज लेंगे तो आप इमेज फाई ले लेंगे, और आइसोमॉर्फिज्म लेंगे तो इक्वल टू आर ले लेंगे। और आर अपॉन कर्नल फाई आई, जितने होमोमॉर्फिक होंगे दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे, तो कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी, जितने कर्नल फाई होंगे, और कर्नल फाई वो क्या होंगे, आइडियल हो जाएंगे। तो आइडियल टोटल कितनी आ गई, एन आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही अच्छा था करस्पोंडेंस थ्योरम का, दोनों एक दूसरे से लिंक है। और ये कॉन्सेप्ट देखो आप रिलेट कर सकते हो ग्रुप थ्योरी के साथ रिंग थ्योरी को, तो जो चीजें आपको पता है वो कर सकते हो। यहाँ पे कोई टिप्स नहीं लग रही, कोई ट्रिक्स नहीं लग रही, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। इसलिए मैं हर बार आपको ये बोलता हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके ध्यान में होता है तो क्वेश्चन कहीं नहीं अटकेगा आपका। तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स कितनी हो जाएंगी, एन हो जाएंगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें ऐसे क्वेश्चंस में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एडिटिव ऑर्डर ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रिंग इज द सेम, द एडिटिव ऑर्डर ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट इन ए इंटीग्रल डोमेन इज द सेम, द एडिटिव ऑर्डर ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट इन ए फील्ड इज द सेम। इसने बोला कि अब एडिटिव ग्रुप की बात कर रहा है, ये ऑर्डर की बात कर रहा है, बट कर किस में रहा है, ये आर प्लस डॉट में कर रहा है, रिंग थ्योरी में बात कर रहा है। अब देखो आप ये जानते हैं कि अगर कोई फील्ड होता है तो वो इंटीग्रल डोमेन भी होता है, यानी कि फील्ड इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन। कन्वर्स ट्रू नहीं है पर फील्ड होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। अगर आप इसको एग्जांपल से लेके देखेंगे ना तो एग्जांपल से आपको दिख रहा है, जैसे मानो मैं आपकी बात बताऊं कि Z7 ले लो आप, तो Z7 लोगे तो आपका बी और सी करेक्ट हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि Z7 ले लिया या आपने Z11 ले लिया, Z13 ले लिया। अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके किसी ऑप्शन को अगर करेक्ट कर पा रहे हैं तो दैट्स नॉट द आंसर। वो तो एक बस आपका तुक्का बैठ रहा है। बट आपको अगर किसी चीज़ को प्रूफ करना है या सही बताना तो आपको प्रूफ देना है। डिस्कार्ड करने के लिए अपन कर सकते हैं किसी एग्जांपल से, जैसे कि अपन पहला ऑप्शन है द एडिटिव ऑर्डर ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट इन द सेम, ये वाला गलत हो जाएगा। इसके लिए आप दे सकते हो, जैसे आप इसके लिए Z6 ले लो, Z4 ले लो, तो Z6 के अंदर आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू कितना आता है, 3 आता है, और ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू कितना आता है, 2 आता है। Z4 में ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू कितना आता है, 4 आता है,
और ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल्स टू कितना आता है 2 आता है। तो और ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना आता है 4 आता है। इसका मतलब क्या आ गया कि एडिटिव ऑर्डर है वो सभी एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द एडिटिव ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रिंग इज द सेम, जबकि Z6 प्लस डॉट भी रिंग है और Z4 प्लस डॉट भी क्या है रिंग है, पर इसके जो नॉन जीरो एलिमेंट है इनका एडिटिव ऑर्डर क्या नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब देखो अपन इसको रॉन्ग बताने के लिए एग्जाम्पल से ही काम हो गया, बट अपन फील्ड और इंटीग्रल डोमेन की बात करें तो अपन इसका प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में दोनों डायरेक्ट रिजल्ट हैं कि एडिटिव ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन इंटीग्रल डोमेन इज सेम और फील्ड में भी सेम, क्योंकि अगर इंटीग्रल डोमेन में हो गया तो फील्ड में हो ही जाएगा। फील्ड अपने आप में क्या होता है इंटीग्रल डोमेन भी होता है और फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है तो फील्ड हो जाता है। तो अपन इसको प्रूफ कर लेते हैं कि बी और सी के लिए कैसे हो रहा है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आप इंटीग्रल डोमेन को आर लेके चल रहे हैं, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अपन लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल्स टू अपना मान लेते हैं कि P है और ऑर्डर ऑफ y मान लेता हूँ मैं Q है। अब अपना टारगेट क्या होगा, अपने को प्रूफ करना है P बराबर Q प्रूफ कर देंगे तो अपना काम डन हो जाएगा कि नॉन जीरो एलिमेंट x और y आपने ने R लिए थे, दोनों के ऑर्डर सेम आ जाएंगे तो डन। तो अपने ऑर्डर ऑफ x P ले लिया, ऑर्डर y Q ले लिया। जब x और y दोनों R के अंदर हैं तो x इंटू वाई भी R के अंदर होगा, ठीक है। जब x इंटू वाई R के अंदर होगा तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये भी सब R के अंदर होगा, और इसको मैं ले लेता हूँ अब टू एक्स वाई Q टाइम्स ले लेता हूँ मैं, ठीक है, Q टाइम्स। तो ये क्या बनेगा Q इंटू एक्स वाई बनेगा और R प्लस डॉट है, और अपन को पता है कि रिंग की डेफिनेशन में ये लिखते हैं R प्लस कैसा होता है आबिलियन ग्रुप होता है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ये R डॉट भी आबिलियन ग्रुप होता है। तो इसको मैं ऐसे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी की बात करते हैं ना CRU, तो कम्यूटेटिव रिंग तो कम्यूटेटिव है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि x इंटू क्यू वाई। अब आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ y कितना दे रखा है क्यू दे रखा है, तो क्यू वाई क्या होगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा इक्वल टू जीरो बन जाएगा, तो x इंटू क्यू वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब x इंटू क्यू वाई इक्वल टू जीरो लिख दिए। अब अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ये भी लिख सकते हैं। अब y तो जीरो है नहीं क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है ना, अपने यहाँ से रिजल्ट आ गया क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। और इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन ये तो होता है ना कि अगर a इंटू बी जीरो है दिस इम्प्लाइज क्या होता है या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा। और इंटीग्रल क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिविजर। जैसे इंटीग्रल डोमेन नहीं होता तो a इंटू बी जीरो तब भी हो सकता है जब a भी नॉट इक्वल टू जीरो और b भी नॉट इक्वल टू जीरो। जैसा कि आप देख सकते हैं Z4 में और Z6 में 2 इंटू टू करने पे 4 आता है जो कि इसमें जीरो होता है, 2 इंटू 3 करने पे 6 आता है जो कि इसके अंदर जीरो होता है, जबकि ना तो 2 जीरो है ना 3 जीरो है, बट दोनों ही क्या नहीं है इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो इंटीग्रल डोमेन में अगर a इंटू बी जीरो है तो या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा। अब आपको पता है क्यू एक्स वाई इक्वल टू जीरो है, y नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या होगा क्यू एक्स जीरो होगा, क्यू एक्स जीरो इसका मतलब क्या होगा ऑर्डर ऑफ एक्स क्या करेगा क्यू को डिवाइड करेगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले अपन एक्स का ऑर्डर क्या लेके चल रहे हैं पी लेके चल रहे हैं, तो पी एक्स जीरो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्स अपन ने क्या माना है पी माना है, तो पी एक्स जीरो है, तो पी एक्स तो ऑलरेडी जीरो है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स क्या करेगा क्यू को डिवाइड करेगा, इसका मतलब पी क्या करेगा क्यू को डिवाइड करेगा। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अपन क्या करते हैं कि एक्स वाई आर के अंदर था, अपन एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, इसको अपन कितने टाइम ले लेते हैं पी टाइम्स ले लेते हैं। जैसे आप पी टाइम्स लेंगे तो क्या बनेगा पी इंटू एक्स वाई बनेगा, और ये क्या है आपको पता है कि पी एक्स वाई बनेगा, और पी ऑर्डर ऑफ एक्स कितना दे रखा है आपको पी दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स पी दे रखा है, इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये वाली क्वांटिटी जीरो बनेगी कम्यूटेटिव, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं एक्स इंटू पी वाई इक्वल टू जीरो कर सकता हूँ मैं, और एक्स इंटू पी वाई जीरो हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा इंटीग्रल डोमेन है तो ना तो एक्स जीरो है या तो एक्स जीरो या पी वाई जीरो है, यानी कि अपने पास क्या आ गया एक्स इंटू पी वाई जीरो आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा या तो एक्स जीरो है या पी वाई जीरो, पर एक्स तो जीरो है नहीं तो इसका मतलब पी वाई जीरो जाएगा, पी वाई जीरो जाएगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ वाई क्या कर रहा है पी को डिवाइड कर रहा है, और ऑर्डर ऑफ वाई कितना है क्यू, इसका मतलब क्यू डिवाइड कर रहा है पी को। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फर्स्ट एक तो बोलता है पी डिवाइड्स क्यू, एक बोलता है क्यू डिवाइड्स पी, दिस इंप्लाइज पी इक्वल टू क्यू। यही अपने को प्रूफ करना था कि अपन ने ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू पी लेके चले थे, ऑर्डर ऑफ वाई इक्वल टू क्यू लेके चले थे, एक्स वाई आर के अंदर है तो एक्स इंटू वाई भी आर के होगा, एक बार अपन ने क्यू टाइम्स ले लिया एक बार पी टाइम्स ले लिया। और अपन को पता है इंटीग्रल डोमेन में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर a इंटू बी जीरो है तो या तो a को जीरो होना पड़ेगा या b को जीरो होना पड़ेगा, कोई एक को तो जीरो होना पड़ेगा। अगर a भी नॉन जीरो है b भी नॉन जीरो है, अगर a इंटू बी जीरो तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता। यहाँ से अपन ने देखा क्यू टाइम्स करे तो क्यू एक्स वाई जीरो, अब कम्यूटेटिव होता है उसको जल्दी क्यू वाई जीरो कर दिया, ऑर्डर ऑफ क्यू वाई अपन को पता है कि क्यू अपन क्यू लेके चले तो क्यू वाई जीरो आ गया, और एक्स के साथ ले लेंगे इसको तो ऑर्डर ऑफ एक्स है वो
क्यू को डिवाइड कर रहा है, एक बार पी को डिवाइड कर रहा है, तो पी डिवाइड्स क्यू इक्वेशन बन गई एक, और एक बन गई अपने पास क्यू डिवाइड्स पी। दोनों को मिला लिया अपन ने, दिस एंड दिस विल गेट अपन पी इक्वल टू क्यू। यही अपन को प्रूफ करना था कि नॉन जीरो एलिमेंट के लिए इंटीग्रल डोमेन में ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। अपन ने किसके लिए दिखा दिया, इंटीग्रल डोमेन के लिए दिखा दिया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पर आपको पता है कि हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, तो सी तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। तो बी और सी इसके क्या हो गए, करेक्ट ऑप्शन हो गए। तो हैंस इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि कैसे अपन ने बता दिया कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर और फील्ड के अंदर एडिटिव एलिमेंट होते हैं, नॉन जीरो एडिटिव एलिमेंट होते हैं, उनका एडिटिव ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। नॉन जीरो एलिमेंट का एडिटिव ऑर्डर सेम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नया पूछा गया है, पहले वाला भी नया पूछा गया था। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है, पर वो पूछा हुआ है बूलियन रिंग के लिए पूछा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग पूछ लिया। ये बोल रहा है कि लेट आर बी ए रिंग सच दैट एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर, की कौन सी बात यहाँ से ट्रू है। 4x इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 0, 6x इक्वल टू 0, nx नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब देखो, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको पता है कि एक्स अगर आर के अंदर है, ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स भी किस में होगा, आर के अंदर होगा। जब x प्लस एक्स आर का मेंबर है, तो इसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू होगी ना, क्योंकि ये तो आर के हर मेंबर के लिए ट्रू है। इसका मतलब x प्लस एक्स का क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस एक्स आएगा। अब आपको पता है a प्लस बी का क्यूब क्या हो जाता है, ये ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3x क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 3x क्यूब प्लस बी क्यूब, और विच इज इक्वल टू 2x बन जाएगा ये। अब आपको पता है x क्यूब इक्वल टू तो x है ही फॉर ऑल x के लिए, तो जहाँ जहाँ x क्यूब है वहाँ पे x लिख दो। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 3x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 2x। ये टोटल कितना बन गया, 6 2 8x इक्वल टू 2x। दिस इंप्लाइज इक्वल टू क्या आ गया, 6x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल नॉन जीरो, अक्स अपन नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, बट 6x क्या बनाएगा, 0 बनाएगा, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अपने को ये दे रखा है कि आर बी ए रिंग सच दैट एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर, की कौन सी कंडीशन सही होगी। तो अपन को पता है कि एक्स अगर आर का मेंबर है, तो एक्स प्लस एक्स भी आर का मेंबर होगा, और ये कंडीशन आर के हर मेंबर के लिए ट्रू है, तो एक्स प्लस एक्स के लिए भी ट्रू होगी। इसलिए एक्स प्लस एक्स के लिए ट्रू होगी, इसका मतलब एक्स प्लस एक्स का क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस एक्स आएगा। इसका अपन ने क्यूब खोल लिया, जहाँ जहाँ एक्स क्यूब लिखा था वहाँ पे एक्स पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो 8x इक्वल टू 2x, और अपने को क्या रिजल्ट मिल गया कि 6x इक्वल टू 0। तो हेंस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछिए, बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इसमें थोड़ा सा बस सोचना था कि एक्स प्लस एक्स का क्यूब करने के लिए भी अपन को करना पड़ेगा, स्क्वायर करते तो क्या होता, पर अपन को यहाँ पे क्यूब की दे रखी है, इसलिए अपन ने क्यूब करके देख लिया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक स्टेप में आंसर आने वाला था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, और मैं आपको इसका प्रूफ का आइडिया देता हूँ, और छोटा प्रूफ भी करा देता हूँ। तो क्या बोला कि लेट एफ बी ए फील्ड, देन रिंग एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब हैज एग्जैक्टली कितनी आइडियल होंगी, 4 मैक्सिमल आइडियल, 3 मैक्सिमल आइडियल, 2 मैक्सिमल आइडियल, 1 मैक्सिमल आइडियल। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, अगर एफ आपको पर याद रखना, यहाँ पे फील्ड होना चाहिए। अगर एफ एक्स फील्ड है और अपॉन अगर एक्स की पावर एन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल तो कितनी होगी, 1 होगी, और नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल भी 1 होगी। ये मैक्सिमल ही प्राइम बनाएगी, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि डिस्टिंक्ट प्रॉपर आइडियल कितनी होंगी, अगर डिस्टिंक्ट और प्रॉपर की बात करें, ध्यान रखना डिस्टिंक्ट भी बोल रहा है और प्रॉपर भी बोल रहा है, दोनों की बात अगर करें, तो इस केस में क्या होगा कि आपको ऐसे पूछना कि डिस्टिंक्ट कितनी होंगी और प्रॉपर कितनी होंगी, तो ये दोनों में डिफरेंट है। तो डिस्टिंक्ट बोले प्रॉपर आइडियल बोले तो वो एन ही हो जाएंगे, और टोटल पूछे तो एन प्लस 1, क्योंकि एक खुद वाली भी तो इम्प्रॉपर होती है। तो इस प्रकार के केस में डिस्टिंक्ट प्रॉपर आइडियल कितनी हो जाएंगी, एन हो जाएंगी, प्राइम भी एक होगी और मैक्सिमल भी एक होगी। तो आई होप आपको ये जो रिजल्ट है इस पे बेसिस पे अगर करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। आपको पूछा कि मैक्सिमल, तो मैक्सिमल तो सिर्फ एक ही होगी, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसको करते कैसे हैं, इसमें थर्ड रिंग होमोफिज्म लगती है, तो आप इसको तो डायरेक्ट याद रखें। अगर एफ फील्ड होता है, तो अगर एफ एक्स अपॉन एक्स की पावर एन टाइप का है, तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल 1, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल 1, और पूछे कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइडियल और प्रॉपर, तो प्रॉपर तो एन होगी, और अगर टोटल पूछे तो एन प्लस 1 आइडियल टोटल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात पता चली होगी। अब अपन देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो चलो अपन एक फॉर्म जानते हैं, थर्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात करें, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। थर्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म थ्योरम वो ये बोलती है, थर्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, कि अगर आर कोई भी आइडियल है, ठीक है, आर कोई रिंग है, सॉरी आर इज रिंग, अगर आर कोई रिंग है और आई इज एन आइडियल, आई एंड जे आर आइडियल ऑफ आर आइडियल ऑफ आइडियल ऑफ आर, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आर बाई जे है,
इसकी जितनी भी आइडियल होंगी ना वो आई बाई जे फॉर्म की होंगी, और जहाँ पे कंडीशन क्या होगी, आई है वो कंटेंट होगा जे के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। या सॉरी, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप इस आर कोई रिंग है, आई एंड जेर आइडियल ऑफ आर होगी, ठीक है, ये इसकी आइडियल होगी। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो जे बाई आई है ना, जे बाई आई इज एन आइडियल ऑफ आर बाई आई, ये इसकी आर बाई आइडियल की क्या होगी, जे बाई आई टाइप की होगी। और कंडीशन क्या होगा, साथ में क्या कंडीशन होगी इसकी, कि जो आई है वो कंटेन होगा जे के अंदर, ठीक है। तो ये आई है वो जे के अंदर कंटेन हो जाएगा, और जे बाई आई इज आइडियल ऑफ आर बाई आई, ये कंडीशन होगी। अपन एक आर रिंग ली, आई और जे दो आइडियल ली इसके, आई है वो जे के अंदर कंटेन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी आप फैक्टर रिंग आई आर बाई आई डिफाइन करते हैं, इसकी जो भी आइडियल होगी ना वो जे बाई आई फॉर्म की होगी, और जहाँ पे आई है वो जे के अंदर ही क्या है, कंटेन हो रहा है, ठीक है। तो ये बात होगी थर्ड रिंग होमोमोर्फिज्म थ्योरम की, ये तो बात होगी ये। और साथ में क्या बोलती है थर्ड रिंग होमोमोर्फिज्म थ्योरम, साथ में ये बोलती है कि आर बाई आई और क्वोशेंट विथ जे बाई आई ये आइसोमॉर्फिक होगा आर बाई जे के। तो ये तो किसकी बात होगी, थर्ड रिंग ऑफ होगी। अपन ने कोई रिंग आर ली, उसके दो आइडियल आई और जे लिए, तो अपन को पता चला कि आर बाई आई है उसकी आइडियल वो जे बाई आई फॉर्म की होगी, जहाँ पे आई जे के अंदर कंटेन होगा, और इसकी इसकी आइडियल आई है आर बाई आई, वो जे की सॉरी आर बाई आई की आइडियल क्या है, जे बाई आई है, ये इसकी आइडियल है। और साथ में आर बाई आई अपॉन जे बाई आई होमोमॉर्फिक किसको हो जाएगा, आर बाई जे। तो ये तो थर्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म थ्योरम का अपन यूज करेंगे। आपने को क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो इसकी जो भी आइडियल होगी वो किस टाइप की होगी, मैं जो भी आइडियल बोलूँ तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि जो भी आइडियल होगी वो जे बाई एक्स क्यूब टाइप की होगी, और साथ में कंडीशन क्या होगी, जे इज आइडियल ऑफ क्यू एक्स की आइडियल तो है ही है, और साथ में क्या कर रहा है, कंटेनिंग एक्स क्यूब, यानी कि जे है इसकी एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब की। अपन को पूछा ना इसकी टोटल आइडियल बतानी है मैक्सिमल है, तो इसकी हर आइडियल होगी वो जे बाई एक्स क्यूब फॉर्म की होगी, आइडियल हैज आइडियल ऑफ द फॉर्म, यानी कि ये जो आपको रिंग दे रखी है इसकी आइडियल होगी वो इस फॉर्म की होगी, जे बट्टा एक्स क्यूब की, और जहाँ पे जे क्या कर रहा है, एक्स क्यूब को कंटेन कर रहा है। अब अपन बात करते हैं कि एफ एक्स हैज आइडियल कंटेनिंग एक्स क्यूब, एफ एक्स हैज आइडियल। अपन ये बता देते कि एक्स क्यूब को कंटेन करने वाली जे की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है इसके पास। तो एफ एक्स हैज आइडियल कंटेनिंग एक्स क्यूब, वो सारी आइडियल एफ एक्स की जो एक्स क्यूब कंटेन करे, एक्स हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी, एक्स क्यूब इटसेल्फ हो जाएगी, और एक एफ एक्स हो जाएगी। यानी कि इसके पास टोटल चार आइडियल है जो एक्स क्यूब को कंटेन करे। एक तो एक्स वाली एक्स क्यूब को कंटेन करिए, कैसे करेगी, इसको आप एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, जब एक्स इसका मेंबर है तो एक्स स्क्वायर भी इसका मेंबर हो जाएगा, एक्स क्यूब भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली कर देगी, एक्स क्यूब कर लेगी, एफ एक्स कर ली। ये चार आइडियल किसकी हैं, ये इसकी हैं जो एक्स क्यूब को कंटेन कर रही है। तो इसका मतलब जे बाई एक्स क्यूब की फॉर्म कितनी बन सकती है, टोटल चार फॉर्म बन सकती है। कैसे बनेगी देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि आइडियल ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसकी आइडियल कौन कौन सी बन जाएगी, आइडियल ऑफ एफ एक्स अपॉन आर एक्स अपॉन एक्स क्यूब वाली बन जाएगी, एक तो एक बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब वाली बन जाएगी, एक बन जाएगी एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वाली बन जाएगी, और एक ये खुद भी बन जाएगी एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो ये तो इसके पास क्या है, टोटल आइडियल है। अब अपन को बताना कि कौन सी मैक्सिमल होगी। अब आपने पढ़ रखा होगा कि आर बाई आई इज फिल्ड, आर बाई आई इज फिल्ड इफ एंड ओनली इफ आई इज मैक्सिमल, आई इज मैक्सिमल, और आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन, ये मैंने रिंग थ्योरी के नोट्स में लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ आई इज प्राइम आइडियल। ये रिजल्ट आपको पता है। अब अपन थर्ड रिंग ऑफ थोड़ा यूज करेंगे कि थर्ड रिंग ऑफ क्या बोलती है कि आर बाई आई, ठीक है, आर बाई आई अपॉन जे बाई आई, इसके करेंगे तो किसका ऐसे होगा, आर बाई जे के हो जाएगा। यानी कि अगर आप लिखते हैं एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, और इसमें अपन क्या करते हैं एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा, विच इज आइसोमॉर्फिक टू बनेगा एफ एक्स अपॉन एक्स। कैसे बना ये रिजल्ट, ये रिजल्ट ऐसे बन जाएगा देखो, आर बट्टे आई अपॉन जे बट्टे आई इज आइसोमॉर्फिक टू आर बट्टे जे। तो इसको ऐसे देख लो, ऐसे सोच सकते हो कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स अपॉन एक्स, और एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब किसका आइसोमॉर्फिक हो गया, एफ का आइसोमॉर्फिक होगा।
इसका मतलब ये जो टोटल एलिमेंट है ये किसका आइसोमॉर्फिक हो गया, एफ का आइसोमॉर्फिक हो गया। और एफ कैसा दे रखा है आपको, फील्ड दे रखा है, फील्ड दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, ये आइसोमॉर्फिक टू एफ हो गया। और ये क्या बन गया, फील्ड बन गया। अपन ने अभी पढ़ा था, ये तो अपना पूरा क्या दे रखा है, आर दे रखा है, ये क्या दे रखा है, आई दे रखा है। तो आर बाई आई अगर अपना क्या आ गया, फील्ड आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आई कैसी बनेगी, मैक्सिमल आइडियल बनेगी। और यहाँ पे आई का काम कौन कर रहा है, एक्स अपॉन एक्स क्यूब कर रहा है। तो ये वाली आइडियल क्या बन जाएगी, इसकी मैक्सिमल आइडियल बन जाएगी। बाकी केस में अपन नीचे क्या क्या पॉसिबिलिटी ले लेंगे, बाकी अपन नीचे ले लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब ले लेंगे एक बार एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब ले लेंगे, एक बार अपन एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब ले लेंगे। तो बाकी तीन केस हो लेंगे, पर तीनों ही केस में ये फील्ड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मैक्सिमल आइडियल है, कौन सी है वो, एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो आपको ये बात भी समझ आ रही होगी कि एफ एक्स अपॉन एक्स की पावर एन के पास मैक्सिमल आइडियल 1 कैसे हुई। इसकी टोटल आइडियल अपन 4 देख ली, 1 2 3 और 4, ये 4 आइडियल हो सकती है। अब चारों फील्ड होगी कि नहीं होगी, इसका अपन इस रिजल्ट का यूज कर लिया और इसके लिए अपन थर्ड रिंग होमोमोर्फिज्म थ्योरम लगाए। थर्ड रिंग होमोमोर्फिज्म थ्योरम यही बोलती है कि आर अपॉन आई और जे अपॉन आई आइसोमॉर्फिक टू आर अपॉन जे। तो यहाँ से एक्स क्यूब उड़ा दो, एफ एक्स अपॉन एफ आइसोमॉर्फिक टू एफ हो जाएगा। तो ये फील्ड बन जाएगा। जैसे ये फील्ड बन जाएगा तो ये वाली आइडियल क्या बन जाएगी, इसकी मैक्सिमल बन जाएगी। तो यानी कि ये वाली आइडियल इसकी मैक्सिमल बनेगी। बाकी केस में फील्ड नहीं बन पाएगा तो मैक्सिमल नहीं बन पाएगी। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब हैज एक्जैक्टली 1 मैक्सिमल आइडियल। इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि अगर एफ फील्ड होता है, एक्स की पावर एन होता है, तो उस केस में भी इसके पास एक ही मैक्सिमल होता है। यहाँ पे प्राइम की तो बात करी नहीं, प्राइम भी एक होती। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ आएंगे। ये वाला थोड़ा सा रिजल्ट अगर याद करें तो सिंपल है, पर अगर प्रूफ देखें थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसको भी आप नोट डाउन करें। और ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसका रिजल्ट भी आप ध्यान रखें। दोनों बी और सी स्टेटमेंट है वो आपको पता होने चाहिए। और ये क्वेश्चन था, इसमें तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो ग्रुप थ्योरी का और रिंग थ्योरी का आपस में लिंक करने वाला वो लग रहा था, वो भी अगर आपको पता होता तो आपका काम हो जाता। और ये नंबर थ्योरी वाला तो सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।